हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं। सो ये डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट का पार्ट 3 है एंड दिस इज एक्सक्लूसिव फॉर द सीएमए फाइनल स्टूडेंट्स ओनली। जी हाँ, लेकिन इससे पहले के जो दो पार्ट आ चुके हैं वो इंटर फाइनल दोनों के लिए। इट मीन्स फाइनल वालों को वो दो भी देखने, और ये तो ऑब्वियसली ये तो देखना ही देखना है। तो फाइनल के डायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या अमेंडमेंट है ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा अगर आपको रेगुलर क्लासेस के लिए एनरोलमेंट कराना है तो आप जा सकते हैं cmacard.com पर। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, थोड़ा सा प्रमोशनल पार्ट है हालांकि, बट काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो एक्सक्लूसिव क्लासेस नहीं मिलती है, और वो बाद में जा कर के जो है डिमांड करते हैं, आते हैं कि सर गलत क्लासेस ले ली, ये ले ली। तो ये cmacard.com पर जा सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्रोडक्ट्स लिंक आ रहे होंगे, वहाँ से जाकर के आप एक्सक्लूसिवली सीएमए फाइनल क्लासेस के लिए एनरोल करा सकते हैं। इसके अलावा ये जो नोट्स है आपको अमेंडमेंट के, ये टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप इजीली इन नोट्स को डाउनलोड जो है वो कर पाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट्स है। काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स हैं और इनका मेन इम्पैक्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन एज वेल एज एमसीक्यूज पर आने वाला है। हालांकि मुझे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि एमसीक्यूज पर ही ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा इन अमेंडमेंट्स का। आइए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले जो अमेंडमेंट वो देखने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। तो जी हाँ, असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट के अंदर जो है हम फर्स्ट अमेंडमेंट देख रहे हैं। तो 5 6 7 8 अमेंडमेंट है, देखते हैं कि क्या क्या अमेंडमेंट है। सबसे पहली बात, क्या चेंज किया गया है। आपको पता होगा कि सेक्शन 12A भी इंट्रोड्यूस किया गया। पहले 12AA था, तो ट्रस्ट को पहले 12AA में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता था। उसके बाद में 12AB आ गया, और 12AB में क्या था कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लो और प्रोविजनल के बाद में रेगुलर में कन्वर्ट कर लो। तो देखिए उसी से रिलेटेड बात है। ट्रस्ट वर सपोज टू टेक प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फर्स्ट एंड देन कन्वर्ट इट टू रेगुलर रजिस्ट्रेशन। अब चेंज क्या हो गया। अब चेंज ये हो गया है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड ओनली फॉर ट्रस्ट विच हैज नॉट येट कमेंस्ड इन एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है कि प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ओनली उन्हीं ट्रस्ट को लेना है जिन्होंने अभी तक भी नॉट येट अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट नहीं करी, काम स्टार्ट नहीं करा, और उनको रजिस्ट्रेशन चाहिए, प्रायर रजिस्ट्रेशन। बट जिस ट्रस्ट ने अपनी एक्टिविटीज स्टार्ट कर दी है, चैरिटेबल और रिलीजियस, तो उन्हें प्रोविजनल लेने की जरूरत नहीं है। दे कैन डायरेक्टली गो फॉर द रेगुलर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो ये हमारा पहला अमेंडमेंट था इससे रिलेटेड। ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, फटाफट बात करेंगे, और होपफुली आपने पढ़ रखा है तो आपको फटाफट चीज़ें समझ भी आ रही होगी। पॉइंट नंबर 2 में क्या है कि हमने देखा था कि एक ट्रस्ट जब दूसरी ट्रस्ट को डोनेशन देती है तो उसे अप्लाइड इनकम मान करके हम डिडक्ट कर देते थे। मान लीजिए एक ट्रस्ट ने दूसरी ट्रस्ट को 100 रुपीज़ दिए, तो हम उस 100 रुपीज़ को अप्लाइड इनकम मान के डिडक्ट कर लेते थे। अब बोल रहे नहीं, पूरा डिडक्ट नहीं होगा, ओनली 85% ही डिडक्ट होगा। मतलब एक ट्रस्ट ने दूसरी ट्रस्ट को अगर 100 रुपये का डोनेशन दिया, चंदा दिया है, तो आप 85 रुपीज़ ही डिडक्ट करोगे। तो अगर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आ जाए डोनेशन गिवन बाय ट्रस्ट टू अनदर ट्रस्ट, तो आपको जितना भी अमाउंट है उसका 85% कर लेना है और वही डिडक्ट करना है। ध्यान रखिए, जो स्टूडेंट्स अभी रिसेंट क्लासेस लिए हैं उनको भी ये अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट कर लेने हैं क्लासेस के अंदर, और बाकी रेगुलर क्लासेस की जो अभी जस्ट न्यू रिकॉर्डिंग्स आ रही है उनमें अमेंडमेंट ऑलरेडी कवर भी हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 3, अर्लियर इनकम विच कुड नॉट बी अप्लाइड फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पज ड्यू टू नॉन रिसिप्ट or other genuine reason deemed to be applied provided the trust intimated to the AO in form 9A up to the due date of return filing। आपको पहले पता होगा कि हम ट्रस्ट में पढ़ते हैं कि कई बार क्या होता है कि ट्रस्ट को लास्ट टाइम पे बहुत सारा डोनेशन मिल जाता है। एक तो ये कारण होता है, तो वो अप्लाई नहीं कर पाती, तो बोलती है कि हम बाद में अप्लाई कर देंगे। ठीक है, और कई बार क्या होता है कि ट्रस्ट कुछ इनकम्स को ड्यू बेसिस पर ले लेती है अपनी रिसिप्ट के अंदर, बट एक्चुअल में तो वो इनकम आई नहीं। सपोज करिए कि 1000 रुपीज़ की इनकम है, ट्रस्ट ने ड्यू बेसिस पर अपनी इनकम में दिखा दी, लेकिन वो एक्चुअल में रिसीव्ड ही नहीं हुई थी, इसलिए वो अप्लाई ही नहीं कर पाई। तो ट्रस्ट क्या करती है, फिर इसके लिए एओ को रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक लिख करके दे देती थी कि भाई जब भी ये इनकम हमें मिलेगी हम उस ईयर के अंदर इसको अप्लाई कर देंगे। बट अब क्या हो गया कि ये जो इसमें चेंज आया है कि कब तक देना है फॉर्म, तो जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट तक 9A देना होता था, अब क्या बोला है, एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग आपको ये 9A देना होगा। तो मतलब क्या हो गया, 9A की डेट कम हो गई। जो आप ये इंटीमेशन देते थे ना, ये इंटीमेशन आपको रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से
2 महीने पहले पहले तक ही दे देंगे। और सेम अमेंडमेंट फॉर्म 10 के लिए अक्यूमुलेशन का भी हुआ है। अगर आप अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम करते हैं, मैक्सिमम जिसमें हम पढ़ते हैं 5 ईयर्स होते हैं, तो वो अक्यूमुलेशन ऑफ इनकम के लिए भी इंटीमेशन देनी होती थी कि भाई हम ये इनकम अक्यूमुलेट कर रहे हैं, बाद में जाकर के इसको अप्लाई कर देंगे। उसके लिए भी क्या बोल दिया, एटलीस्ट 2 मंथ्स प्रायर टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। मतलब ये हो गया कि जब आपको जो भी इंटीमेशंस देनी होती थी वो 2 महीने अब पहले देनी होगी। रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट की जगह वहां पर 2 महीने पहले कर दिया गया। नेक्स्ट वन इज लोन टेकन फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस। हमने देखा था, हम असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट में पढ़ते हैं कि रीपेमेंट ऑफ लोन अगर आप कर रहे हो तो इसको अप्लाइड इनकम मान करके डिडक्ट कर दिया करते थे, ये हम पढ़ा करते थे, ठीक है। और इस पर कोई कंडीशन भी नहीं थी, बस अब इसमें कंडीशन डाल दी गई है कि रीपेमेंट ऑफ लोन को स्टिल अप्लाइड में ही कंसिडर करेंगे, बट देर आर सम कंडीशन। देखो, जब लोन लेते हैं तो इनकम है नहीं, इसको इग्नोर कर दो। लोन जब यूज करते हैं तो भी कुछ नहीं, इसको भी इग्नोर कर दो। बट जब लोन को रीपे किया जाता है तो ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम माना जाता है और हम इसको डिडक्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम को, ठीक है। अब लेकिन आप एप्लीकेशन ऑफ इनकम को तभी डिडक्ट कर पाओगे जब ये 2 कंडीशंस आप पूरी करोगे। पहली बात क्या है कि लोन का यूज किसके लिए होना चाहिए, चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए ही होना चाहिए, और कोई पर्पस नहीं होना चाहिए, पहली बात। नेक्स्ट बात क्या बोल रहा है कि लोन का रीपेमेंट जो है ना विद इन 5 ईयर्स हो जाना चाहिए, जिस फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच लोन वाज यूज। सपोज करिए आपने लोन यूज करा 22-23 में, 1 अक्टूबर 23 को लोन यूज करा, चलो 23 कर लेते हैं, 23-24 हो जाएगा। तो ये एंड कब होगा ईयर, सर ये ईयर फाइनेंशियल ईयर एंड होगा 31 मार्च 24 को। यहाँ से 5 ईयर्स ऐड कर दो, तो 31 मार्च 29 तक आपको इस लोन का रीपेमेंट कर देना है। तो जिस भी साल में आपने लोन का अमाउंट यूज करा है उस फाइनेंशियल ईयर को तो गिनो ही मत, उसको एंड कर दो, उसके बाद 5 ईयर्स प्लस कर दो, उस डेट तक जो है आपको ये लोन का पेमेंट कर देना है, ध्यान रखिए। पहले रीपेमेंट ऑफ लोन के साथ में कोई भी कंडीशन अटैच नहीं हुआ करती थी। अगली बात आती है कॉर्पस डोनेशन। कॉर्पस डोनेशन को आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि कॉर्पस डोनेशन जब मिलता है तो इसको कोई भी हम इनकम कंसिडर नहीं करते, इवन टोटल इनकम में भी शामिल नहीं करते थे। अब क्योंकि इसको टोटल इनकम में शामिल नहीं करा, इसलिए जब यूज करते हैं तब भी कुछ भी नहीं हुआ करता था, ठीक है। व्हेन कॉर्पस इज रीबिल्ड री इन्वेस्टेड इट्स एप्लीकेशन ऑफ इनकम एंड इट विल बी एग्जम्प्ट इफ फॉलोइंग 2 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कॉर्पस डोनेशन शुड बी यूज्ड फॉर चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस. Corpus should be rebuilt, reinvested within 5 years from the end of the year in which corpus was used. Earlier reinvestment in corpus was treated as an application of income without any condition. इसका मतलब क्या है भाई, कि आपने कोई पैसा जो है कॉर्पस डोनेशन के अंदर री इन्वेस्ट करा, वापस से डाला। तो री इन्वेस्ट अगर आपने कोई पैसा करा, कैसे करा, जैसे आपने सेफ इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाया, जो कि सेक्शन 11(5) में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स दे रखे थे। उन इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर आपको क्या मिला, कुछ पैसा इनकम मिलती है ना, इंटरेस्ट मिला, कुछ भी मिला। जैसे आपने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाया, आपको क्या मिल गया, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल गया। वो इंटरेस्ट भी आपने वापस से किस में इन्वेस्ट कर दिया, कॉर्पस में डाल दिया। सपोज करिए आपने 1000 रुपये लगाए थे, उसके ऊपर आपको 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल गया, तो ये 50 रुपीज़ का इंटरेस्ट भी आप किस में डाल दोगे, कॉर्पस डोनेशन में। तो इसको बोलते हैं री इन्वेस्टमेंट करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया, कॉर्पस डोनेशन जो आप कॉर्पस डोनेशन में जो भी री इन्वेस्ट करोगे उसको अप्लाइड मान के अभी भी लेस करेंगे, लेकिन कंडीशन डाल दी, चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस होना चाहिए और विद इन 5 ईयर्स ये री इन्वेस्ट। देखो आप ये वाली कंडीशन को इससे मैच कर लो, सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन है जो लोन के लिए है, वही कॉर्पस के लिए सिमिलर टाइप ऑफ कंडीशन है। प्रैक्टिकल पर इतना कोई खास इसका फर्क नहीं पड़ रहा है, बट कॉर्पस डोनेशन होता है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और एनोनिमस डोनेशन का भी जो एडजस्टमेंट है उसको भी इस चैप्टर में स्पेशली ध्यान रखिएगा। पॉइंट नंबर 6 क्या बोलता है कि भाई ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन काफ़ी सारे केसेस थे जिनके अंदर कैंसिल कर दिए जाते थे। मिस रिप्रेजेंटेशन है, आपने वो लॉ या कोई दूसरे लॉ का वायलेशन किया है, तो ऐसे काफ़ी सारे केसेस है जिनके होने पर ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता था। अब यहाँ पर देखो बात क्या है बेटा, कि ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन इस सिचुएशन में भी कैंसिल किया जा सकता है। क्या, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अगर इनकम्प्लीट है, आपने पूरी सही तरीके से एप्लीकेशन को नहीं भरा है और इट कंटेन्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन दैट कैन कैंसिल द रजिस्ट्रेशन। मतलब ये हो गया कि आप ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन और किन किन बेसिस पर कैंसिल किया जा सकता है, उसमें न्यू एडिशन हो गया। न्यू एडिशन क्या हो गया है कि आपने जो एप्लीकेशन लगाई है वो इनकम्प्लीट है, उसमें इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं है या इन्फॉर्मेशन मिस्ड है इस कंडीशन के अंदर, या फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन उसमें भरी है वो गलत इन्फॉर्मेशन प्रोड्यूस करी हुई है, तो इस सिचुएशन में जो है आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट,
115 TD levy exit tax in certain circumstances. Has added one more circumstances where trust is liable to pay exit tax if trust fails to convert its provisional registration into regular registration. If it fails to renew its regular registration, then the trust is liable to pay exit tax. एग्जिट टैक्स क्या होता है बेटा, देखिए एग्जिट टैक्स में क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि काफ़ी सारे बिजनेस फॉर्म्स या काम ऐसे हैं कि जिनको गवर्नमेंट करने पर आपको बेनिफिट्स देती है। तो सपोज करिए किसी ने चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट का काम शुरू करा है और वो ट्रस्ट के रूप में काम कर रहा था, तो उसको काफ़ी सारी 11 एंड 12 की एग्जामेशंस वगैरह मिलती है। अब क्या हुआ कि उसने खुद को कन्वर्ट करवा लिया, ट्रस्ट को कंपनी में कन्वर्ट करा लिया, फर्म में कन्वर्ट करा लिया। तो क्या होता है कि अब आप एक बिजनेस फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट हो रहे हो, तो सरकार बोलती है कि भाई हम तो देखो चैरिटेबल रिलीजियस के लिए रखा था, अब तुम खुद को कन्वर्ट कर रहे हो, मतलब इस बिजनेस फॉर्म से एग्जिट कर रहे हो तुम, तो एग्जिट टैक्स लगाती थी सरकार। अब क्या हो गया कि अब कोई बोल रहा है कि किसी व्यक्ति का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होता है 12 AB में मिलता है, प्रोविजनल से रेगुलर में कन्वर्ट कराना था उसने नहीं कराया, या किसी का रेगुलर रजिस्ट्रेशन था उसने रिन्यू नहीं कराया। इन दोनों केसेस में क्या हो रहा है, ट्रस्ट का अल्टीमेटली रजिस्ट्रेशन वैलिड नहीं है, खत्म हो रहा है। प्रोविजनल से रेगुलर में नहीं जा रहे हो या फिर रेगुलर रजिस्ट्रेशन को आप रिन्यू ही नहीं करवा रहे हो, तो अल्टीमेटली आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, खत्म। तो अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपके ऊपर एग्जिट टैक्स लगाएंगे। क्यों भाई, क्योंकि अब आप ट्रस्ट रहे ही नहीं, अब आप खत्म हो चुके हो, इसलिए आपके ऊपर ये लगाया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट क्या है जो कि असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट में अमेंडमेंट आया है, इन ऑर्डर टू क्लेम एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11-12 ट्रस्ट शुड फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम। फाइनेंस एक्ट 2023 ने क्या बोला, सच रिटर्न कैन बी टाइमली और बिलेटेड बट इट शुड नॉट बी अपडेटेड रिटर्न अकॉर्डिंग इफ अ ट्रस्ट हैज नॉट फाइल द रिटर्न एंड इट फाइल्स एन अपडेटेड रिटर्न देन इट कैन नॉट। देखिए इसका मतलब क्या है, आपको ट्रस्ट की एग्जाम्पशन लेनी है 11 और 12 की, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पर ये क्लेरिफाई किया गया कि जो रिटर्न आप फाइल करते हो ना, वो रिटर्न टाइमली भी हो सकता है और बिलेटेड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस रिटर्न भरना है, वो टाइमली भरो या बिलेटेड भरो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अब सपोज करो आपने रिटर्न ही नहीं भरा, या फिर 139(8)(a) जो अपडेटेड रिटर्न अपन पढ़ते हैं, जो अपडेटेड रिटर्न का नया कंसेप्ट आया, वो आप भर रहे हो, बोले इन दोनों केसेस में आपको ये 11-12 की एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी। इसका मतलब सिंप्लीफाइड कर देता हूँ, अगर ट्रस्ट को सेक्शन 11 और 12 की एग्जाम्पशन चाहिए तो रिटर्न टाइम पे भर दो या बिलेटेड भर दो, लेकिन भरना जरूर है। लेकिन ध्यान रखना, वो जो रिटर्न तुम लेट भर रहे हो वो अपडेटेड रिटर्न नहीं होना चाहिए, और रिटर्न नहीं भरोगे तो वैसे भी नहीं मिलने वाली है। तो ये सारे के सारे अमेंडमेंट्स थे अपने असेसमेंट ऑफ ट्रस्ट के अंदर। होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है यू कैन टाइप इन द कमेंट बॉक्स एज वेल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो आगे अमेंडमेंट आए ना, ये आए हैं आपके एनआर टैक्सेशन के अंदर। तो ये एनआर टैक्सेशन रेलिवेंट है फॉर इंटरनेशनल टैक्स एज वेल, और लास्ट अटेम्प्ट में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आया, उससे पहले तो नहीं आता था। हमारे स्टडी मैट में भी इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो एनआर टैक्सेशन जरूर से अभी भी एक बार फिर से आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। 6-7 मार्क्स के अंदर एनआर टैक्सेशन आ सकता है। आपको पता होगा कि नॉन रेजिडेंट को 2 चैप्टर्स में ऑप्शन अवेलेबल है, एक चैप्टर 12 और एक 12A। 12A तो जो है वो किन के लिए है कि जो कि नॉन रेजिडेंट है और इंडियन सिटीजन है, एनआरआई लोगों के लिए बना हुआ है, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। जो भी अमेंडमेंट है वो चैप्टर 12 के अंदर है। लास्ट अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया था वो 12A का क्वेश्चन आया था। ठीक है, अब देखिए इसमें अमेंडमेंट क्या है। 1 जुलाई 2023 से 5% की जो 115A में टैक्स रेट लगती थी ना, अब वो टैक्स रेट 5% से बढ़ाकर डायरेक्टली 20% कर दी गई। 115A में क्या होता था, सर्टेन इंटरेस्ट इनकम ऑफ फॉरेन कंपनी और नॉन रेजिडेंट शेल नॉट बी पेड। मतलब देखो सिंप्लीफाइड करता हूँ, 115A के अंदर बहुत सारी इंटरेस्ट इनकम थी। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, इधर अगर ओपन हो तो ये देखो एनआर टैक्सेशन का जो क्वेश्चन आया था वो आप लोगों को दिख रहा होगा। मैं आपको 115A दिखाई देता हूँ ताकि आप अकॉर्डिंगली इसको देख भी सकें। हाँ जी, तो ये एनआर टैक्सेशन के देखिए नोट्स आ गए हैं मेरे सामने। तो सर्टेन इंटरेस्ट इनकम जिनकी बात हो रही है मैं वो बता देता हूँ कि अमेंडमेंट आखिर है कहाँ।
ये जो नॉन रेजिडेंट की इंटरेस्ट इनकम होती थी, फॉरेन करेंसी लोन्स वगैरह, ठीक है, अदर इंटरेस्ट इनकम और गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड्स वगैरह, तो अब ये चेंज हो गई है। अब ये पहले जो 5% की रेट लगती थी ना, अब वो कितनी लग रही है, 20%। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड से जो इंटरेस्ट अर्न करोगे उस पर अभी भी 5% है। तो कोई भी नॉन रेजिडेंट या फॉरेन कंपनी इंटरेस्ट इनकम्स कमा रहे हैं, इंडियन कंपनी, जीआरएम मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रुपी डिनोमिनेशन बॉन्ड और म्यूनसिपल डेट सिक्योरिटीज या अदर कहीं से भी, तो उनके ऊपर अब टैक्स की रेट लगने वाली है 20%। ये ध्यान रखिएगा। तो ये अमेंडमेंट है पहला जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। Dividend income of foreign company or non-resident is taxable at 20%. Now, if the dividend income is received from company located in IFSC, then it will be taxable at 10%. यहाँ पे 105 आ गया। अब देखिए इधर मैं आता हूँ, ये देखिए डिविडेंड इनकम, ठीक है, यूटीआई म्यूचुअल फंड से 20% टैक्स लगता है, ठीक है। अब यही डिविडेंड अगर आपको ऐसी कंपनी से मिल रहा है जो आईएफएससी इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर में लोकेटेड है, तो उसके केस में टैक्स की रेट हो गई 10%। तो फॉरेन कंपनी नॉन रेजिडेंट के लिए डिविडेंड पे वैसे तो 20% लगना है, बट आईएफएससी में लोकेटेड किसी कंपनी से डिविडेंड ले रहे हैं तो 10% लगना है। दिस वन इज द न्यू अमेंडमेंट। ये एक अच्छा अमेंडमेंट है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। रॉयल्टी और फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज पे पहले 10% से टैक्स लगता था, बट अब 20% से टैक्स लग रहा है। अकॉर्डिंगली एक जगह और अमेंडमेंट जाएगा, इसका कहाँ जाएगा, इसका अमेंडमेंट आपका मैट में भी इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज में एक कंडीशन लिखी होती थी, प्रोवाइडेड टैक्स की रेट मैट की रेट से कम है। तो आप वहाँ पे लिंक कर लेना जाके, अभी मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि 5% की जगह 20% हो गया है इंटरेस्ट के ऊपर। डिविडेंड आईएफएससी में लोकेटेड कंपनी के लिए टैक्स की रेट 10% है, उनसे मिलता है तो। और बाकी रॉयल्टी फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज सबसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यही है, 20% की टैक्स रेट होगी। बिजनेस ट्रस्ट के अंदर क्या अमेंडमेंट हुआ है, देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फटाफट से देख लेते हैं। पहले तो नॉर्मल प्रोविजन देखते हैं। कोई भी इंटरेस्ट डिविडेंड फ्रॉम एसपीवी और रेंटल इनकम ऑफ बिजनेस ट्रस्ट इज एग्जम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट। मतलब यदि कोई भी बिजनेस ट्रस्ट इंटरेस्ट की, डिविडेंड की इनकम कमाते हैं एसपीवी से, या रेंटल इनकम कमाते हैं, तो ये सारी की सारी बिजनेस ट्रस्ट के हैंड में एग्जम्प्ट होती थी। क्यों? क्योंकि यूनिट होल्डर के हैंड में टैक्सेबल होती थी। ऑल अदर इनकम आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट बट एग्जम्प्ट फॉर द यूनिट होल्डर। सिंपल सी बात है, जो बिजनेस ट्रस्ट पे के लिए टैक्सेबल होती है वो यूनिट होल्डर के लिए नहीं होती, और जो बिजनेस ट्रस्ट के लिए टैक्सेबल नहीं होती वो यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल हो जाती। दोनों में से कोई एक टैक्स देता है। अब एज पर लेटेस्ट अमेंडमेंट, इफ बिजनेस ट्रस्ट रिसीव्स सम अमाउंट which is not in the nature of income and distributed same to the unit holder, then such amount is not taxable in the hands of business trust, is but it will be taxable in the unit holder। मतलब आपको कोई भी अदर इनकम मिलती है, ठीक है, बहुत सारे तरीके से लोन का रीपेमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी हो, आपको डीप में नहीं जाना क्योंकि प्रैक्टिकल पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा। बिजनेस ट्रस्ट के लिए टैक्सेबल नहीं है, यूनिट होल्डर के लिए टैक्सेबल है। सीएमए फाइनल के लिए इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये, तो आपको इतना ज़्यादा इसमें डीप में नहीं जाना है क्योंकि बिजनेस ट्रस्ट का वेटेज भी नहीं है। अगला सेक्शन 269 एसएस और 269 टी। हाँ, ये क्या बताता है भाई, कैश में लोन अगर आप लेते हो 20,000 से ज़्यादा तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाता है। मतलब 20,000 से ज़्यादा का कैश लोन नहीं ले सकते, और उस लोन का रीपेमेंट भी आप 20,000 से ज़्यादा कैश में नहीं कर सकते। जैसे 269 एसएस क्या बताता है, लोन डिपॉजिट और एडवांस ऑफ मोर देन इक्वल्स टू रुपीज शुड बी टेकन बाय वे ऑफ अकाउंट पे, चेक ड्राफ्ट और ईसीएस। मतलब 20,000 से ज़्यादा का अगर आप लोन ले रहे हो तो वो आपको कैसे लेना होगा, अदर देन कैश लेना। और रीपेमेंट कर रहे हो तो वो भी कैसे करना होगा, अदर देन कैश, मतलब अकाउंट पे ही चेक और ईसीएस इनसे करना होगा। चेंज कहाँ आया भाई, ये जो मैं आपको सिंपली बताऊं, 269 एसएस और 269 टी की जो 20-20 हज़ार की लिमिट थी ना, वो बढ़ के 2 लाख रुपए कर दी गई है। सबके लिए नहीं करी, इनके लिए पीएसीएस और पीएसीएआरडीबी, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। तो ये दो संस्थाएं जो है ना, इन दो संस्थाओं के लिए 269 एसएस एंड 269 टी की लिमिट जो है वो 20,000 से बढ़ा करके अब कितनी हो गई है, 2 लाख रुपए हो गई है। ये गांव के एरियाज है, थोड़े गांव के एरियाज में ऑपरेट करती है, तो उधर कैश ट्रांजेक्शन थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो इन प्रोविजंस की वजह से प्रॉब्लम आ रही थी, तो इसी वजह से जो है इसको बढ़ा करके जो है अब 2 लाख कर दिया गया है। तो एमसीक्यू में काम आएगा, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल में ज़्यादा इम्पैक्ट इसका
नहीं आने वाला है। नाउ लेट अस कम टूवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट इन ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग में अमेंडमेंट हो गया भाई, इंटरनेशनल टैक्स की ट्रांसफर प्राइसिंग। पहला अमेंडमेंट है 94B के अंदर। 94B लिमिटेशन ऑन इंटरेस्ट डिडक्शन 30% ऑफ एबिटा वाले प्रोविजन जो है वो है। 94B बैंकिंग और इंश्योरेंस कंपनी पर नहीं लगता है, अभी भी नहीं लगता है। इसमें एक और इनके साथ जुड़ गया NBFC। इसका मतलब क्या हो गया कि बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी और NBFC पे 94B नहीं लगेगा। MCQ में आ सकता है, NBFC नया एडिशन। 92D required transfer pricing assessee to furnish the information and document within 30 days from the date of receipt of notice requiring information and document। 92D की जो 30 दिन की लिमिट थी ना, वो 30 दिन से कम होकर के मात्र 10 दिन की रह गई है। ये इसमें अमेंडमेंट है। तो दोनों में जो अमेंडमेंट है प्रैक्टिकल पे कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहे, चाहे 92B हो या 94D हो। 94B में NBFC का नाम जुड़ गया है और 92D के अंदर 30 दिन वाली जो बात कही गई थी, 30 डेज की टाइम लिमिट जो दी जाती थी, अब वो कम करके 10 दिन कर दी गई है। दोनों का इम्पैक्ट कहाँ आएगा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो है ये अमेंडमेंट आया है, ये आया है अपने पेनल्टीज के अंदर 271FAA के अंदर। इसमें एक पेनल्टी लगती है फॉर फर्निशिंग इनएक्यूरेट SFT स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ये जनरली बैंक्स वगैरह को सबमिट करनी होती है ये वाली रिपोर्ट, और उन्हीं के लिए ये जो है होती है। तो उसी से रिलेटेड जो है यहाँ पर चेंज किया गया है। चेंज क्या है देखो, SFT फर्निश ना करने की पेनल्टी 50,000 तो थी, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं। बोले अब एक्स्ट्रा 5,000 रुपये और लेंगे। कब लेंगे? अगर रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है? बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इन्होंने गलत SFT दिया है, ठीक है। या फिर if the inaccurate information in SFT is due to inaccurate information supplied by account holder, अकाउंट होल्डर ने गलत इंफॉर्मेशन दी है। अब देखो दोनों में केसेस में पेनल्टी किसको पे करनी? बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, ठीक है। मतलब रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है? बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और उनको जो अकाउंट होल्डर वगैरह की इंफॉर्मेशन होती है उनके थ्रू होकर के ही जाती है, तो वो उन्होंने गलत प्रस्तुत की है। इस वजह से 5,000 की पेनल्टी है। लेकिन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ये भी कहा गया कि भाई ये 5,000 तुम चाहो तो अपने जो कस्टमर है, अकाउंट होल्डर है, उससे रिकवर कर सकते हो। देखो, however this additional penalty of rupees 5,000 can be recovered by the reporting entity from account holder, अकाउंट होल्डर से ली जा सकती है। तो SFT की जो पेनल्टी थी उसमें 5,000 रुपये और जोड़ दिए गए हैं अगर रिपोर्टिंग एंटिटी बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इज ड्यू टू अकाउंट होल्डर ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, इससे है। ये 5,000 रुपये बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाकर के अपने अकाउंट होल्डर से ले सकते हैं। अपील्स की बात करूँ तो पहले क्या होता था, देखो CIT अपील्स होता था। सबसे पहले यही अपील करते थे AO के ऑर्डर के अगेंस्ट। CIT अपील्स के बाद में बहुत ज़्यादा वर्क बर्डन था, तो अब क्या किया गया? कम किया गया। उसकी जगह एक और व्यक्ति बिठा दिया है डिपार्टमेंट ने, JCIT अपील्स। तो ये जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील्स और आ गया, तो इसके पास भी अपील्स जा सकती है। तो अब काफ़ी सारी अपील्स इसके पास जाएगी। तो क्या हो गया? अपील हायरार्की में एक और व्यक्ति आ गया है, जॉइंट कमिश्नर अपील, ठीक है। तो मतलब दोनों में से किसी के पास भी जा सकती है अभी तो फिलहाल के लिए, बट एक व्यक्ति और बैठने लग गया, जॉइंट कमिश्नर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आएगा और क्वेश्चन भी यहाँ से बनने के चांस नहीं लगते। सर्च के केसेस में असेसमेंट प्रोसीजर, ठीक है। पहले क्या हुआ करता था, सर्च ऑपरेशन के दौरान अगर कोई ऑफिसर चाहे तो पुलिस की और गवर्नमेंट ऑफिशियल की हेल्प ले सकता था, बट अब से क्या है, वो प्रोफेशनल्स की हेल्प भी ले सकता है जो कि अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स है। जैसे मान लो किसी CA को, CMA को, CS को या लॉयर को, इन लोगों को, कोई भी व्यक्ति को अप्रूव कर दिया CCIT ने। तो अब कल को मान लीजिए कि जयपुर के अंदर किसी एरिया में सर्च होता है, तो पुलिस के अलावा उस अप्रूव्ड CA, CS, CMA जिसको अप्रूव कर रखा है उसकी भी हेल्प ले सकता है इनकम टैक्स ऑफिसर। नेक्स्ट, अर्लियर दी ऑथराइज्ड ऑफिसर वाज अलाउड टू रेफर वैल्यूएशन ऑफ सीज एसेट्स टू। पहले क्या जाता था, वैल्यूएशन के पास अगर कोई भी एसेट सीज करिए AO ने, तो वैल्यूएशन के पास, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास में जाती थी, वो वैल्यूएशन करके बता देता था कि भाई इस एसेट की वैल्यू इतनी निकलती है।
अब लेकिन एक व्यक्ति और एक नया कोर्स भी चला है रजिस्टर्ड वैल्यूअर, अब उसके पास भी जा सकता है वैल्यूएशन के लिए, और वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा अप्रूव्ड होना चाहिए। इसका मतलब अब असेट के वैल्यूएशन करवाने के लिए वैल्यूएशन ऑफिसर के साथ साथ रजिस्टर्ड वैल्यूअर को भी रेफर किया जा सकता है केस। नेक्स्ट 142(2)A एओ को एम्पावर करता है कि वो स्पेशल ऑडिट करवा सकता है, इसके बारे में हम पढ़ते हुए स्पेशल ऑडिट, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर कंपोनेंट की भी करवा सकता है। अब इसमें अमेंडमेंट क्या है, सीएमए लोगों के लिए थोड़ा सा वर्क एरिया बढ़ा है। क्या वर्क एरिया बढ़ गया सीएमए लोगों के लिए कि अब अगर एओ चाहे तो स्टॉक की वैल्यूएशन करवाने के लिए जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट को भी रेफर कर सकता है कि भाई मुझे पर्टिकुलर स्टॉक की वैल्यू निकलवानी है, तो ये स्टॉक की वैल्यू कितनी है, ये एसएससी के पास में हमको मिला है 100 किलो 1 टन जो भी वॉटेवर, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। तो वैल्यू किससे निकलवाई जाएगी, कॉस्ट अकाउंटेंट को केस रेफर किया जाएगा, कॉस्ट अकाउंटेंट वैल्यू निकाल करके बताएगा। हालांकि इस कॉस्ट अकाउंटेंट को जो है अपॉइंट कौन करेगा, कमिश्नर या चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपॉइंट करेगा। इसका भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर तो कोई फर्क नहीं है, स्कोप वाइज फर्क है। अब आगे जो एक दो पॉइंट आ रहे हैं उनसे एमसीक्यू बनाए जा सकते हैं। Earlier, the written in response to notice under section 148 was supposed to be filed within the time prescribed in such notice. इसका मतलब क्या है, देखो सेक्शन 147 आता है इनकम एस्केपिंग असेसमेंट या रीओपनिंग ऑफ केस होती है। अगर सेक्शन 147 का असेसमेंट करना हो तो नोटिस किस में इशू होता था, सेक्शन 148 में नोटिस आता था, और इसमें बोला जाता था कि भाई रिटर्न भरो, रिटर्न भरने को भी बोला जाता था। अच्छा, रिटर्न कितने टाइम में भरना होता था, जो भी टाइम नोटिस में दिया होता था उतने टाइम में भरना पड़ता था। बट अब अमेंडमेंट आ गया, अब क्या बोला है, 3 महीने के अंदर अंदर भरना है। बोले इसमें क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है। अगर आपके पास में सेक्शन 148 में नोटिस आया इनकम एस्केपिंग का, तो विद इन 3 मंथ्स जो है आपको रिटर्न फाइल कर देना है। दिस इज द अमेंडमेंट। नेक्स्ट 149 सबसेक्शन 1 नोटिस अंडर सेक्शन 148, मतलब 149 में क्या दी हुई, टाइम लिमिट टू इशू नोटिस अंडर सेक्शन 148, और 148 में नोटिस क्यों इशू होता है, 147 का असेसमेंट करने के लिए। तो एक्चुअल में असेसमेंट 147 में होता है बट नोटिस इशू 148 में होता है, और 148 की टाइम लिमिट 149 में बताई गई है। तो उसकी टाइम लिमिट 3 ईयर्स 10 ईयर्स होती है वैसे तो, बट यहाँ पर क्या बोला गया, should be issued within 3 years 10 years from the end of the relevant assessment year. However, if search is initiated or completed after 15 March of 3rd or 10th year, then the time limit of 3 or 10 years shall be extended by 15 days. ये क्या बोल रहा है कि भाई किसी साल में 15 मार्च के बाद में कोई सर्च वगैरह हो रहा है, ठीक है, 15 मार्च के बाद में, ठीक है, तो साल में वैसे 15 दिन बचे हैं, लेकिन बोल रहे 15 मार्च के बाद हो रहा है ना, तो ये 3 साल 10 साल की लिमिट में 15 दिन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। मान लो किसी को 16 मार्च को सर्च हुआ, तो 3 साल 10 साल की लिमिट है नोटिस इशू करने के टाइम लिमिट, बट 15 दिन और एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड हो गए, वो 15 दिन एक्स्ट्रा दे दिए जाएंगे। तो अगर किसी साल में 15 मार्च या उसके बाद में कोई सर्च हो रहा है तो ये 3 साल 10 साल की लिमिट 15 दिन से बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ रेगुलर या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट 9 महीने थी, उसको 12 महीने कर दिया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एक तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, और एक ये 3 महीने वाला जो अमेंडमेंट हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द टाइम लिमिट फॉर कंप्लीटिंग असेसमेंट आफ्टर फाइलिंग ऑफ अपडेटेड रिटर्न हैज बीन अमेंडेड फ्रॉम 9 मंथ टू 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच अपडेटेड रिटर्न वाज फाइल्ड। अपडेटेड रिटर्न, ठीक है, 139(80) के अंदर अपडेटेड रिटर्न होती है, लेकिन हाँ उसमें ध्यान होगा आप लोगों को, हम पढ़ते हैं कि इसमें इनकम कम नहीं बता सकते, ज़्यादा जरूर बता सकते हो के अंदर, ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। हाँ जी, सो क्या बोला गया, देखिए अपडेटेड रिटर्न की जो टाइम लिमिट थी 139(80), इसके अंदर क्या बोलते हैं कि आपकी इनकम या तो बढ़ सकती है, ठीक है, या फिर लॉस कम हो सकता है, तभी हम अपडेटेड रिटर्न भरते हैं। आपको पता होगा उसके अंदर 2 साल का टाइम लिमिट है। अच्छा, अपडेटेड रिटर्न अगर किसी व्यक्ति ने भरा है तो एओ उसका असेसमेंट करेगा। अब असेसमेंट कंप्लीट करने की टाइम लिमिट उसको पहले दे रखी थी 9 महीने, मतलब जिस भी टाइम साल में आपने रिटर्न भरा वहाँ से 9 मंथ्स के अंदर उस ईयर के एंड होने के लिए। सपोज करो 24-25 में रिटर्न भरा है, तो 24-25 जहाँ एंड होगा प्लस वहाँ से 9 मंथ मिला करते थे। अब ये जो 9 मंथ मिलते थे उसकी जगह कितने हो गए,
12 मंथ्स हो गए, दैट्स इट, ये चेंज है। नेक्स्ट, व्हेन सर्च इज, जहाँ जहाँ पर सर्च इनिशिएट हुआ है वहाँ वहाँ पर असेसमेंट कंप्लीट करने की टाइम लिमिट 12 महीने से बढ़ जाएगी। पहले ऐसे एज सच स्पेसिफिक कोई प्रोविजन था ही नहीं। तो यस, जहाँ पर भी सर्च इनिशिएट हुआ है वहाँ पर 12 महीने एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं। नेक्स्ट, न्यू सेक्शन आया है सेक्शन 245। क्या बोल रहा है? अब देखिए, किसी एसएससी से मान लो, मैं सपोज करो कि मैं आपसे 100 रुपीज़ मांगता हूँ और आप मुझसे 60 रुपीज़ मांगते हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, आपको बोल सकता हूँ कि मुझे 40 रुपीज़ और दे दो, बाकी एडजस्ट कर ले। यही काम ये वो करता है। मतलब किसी एसएससी का रिफंड बन रहा है 100 रुपये का, और डिमांड निकल रही है या निकल सकती है 60 रुपीज़ की, तो अब क्या कर सकता है एओ, ये 60 रुपीज़ एडजस्ट कर सकता है, उसको 40 रुपये का ही रिफंड देगा, बाकी विथ होल्ड करके रख सकता है। ठीक है, दिस इज द प्रोविजन। देखो, एज पर सेक्शन 245(1), द एओ, सीआईटी और सीसीआईटी कैन सेट ऑफ रिफंड ड्यू टू एसएससी अगेंस्ट द सम पेएबल बाय द एसएससी। हाउएवर एसएससी शुड बी गिवन ए प्रायर इंटीमेशन। ऑब्वियसली उसको बताओगे तो सही ना कि आपने उसका रिफंड विथहोल्ड कर लिया या एडजस्ट कर लिया। As per section 245(2), if the refund is not set off or partly set off, and if any reassessment is pending, then AO can withhold the refund due to the assessee. If the grant of refund would have adversely affect the revenue, this can be done by AO after recording the reason in writing and after taking prior approval. मतलब जब ये आप रिफंड रोकने का काम या विथ होल्ड करने का काम या एडजस्टमेंट करने का काम कर रहे हो, ये आप तभी कर सकते हो जब आपको लग रहा है कि इसको रोकने से रेवेन्यू को, मतलब डिपार्टमेंट को फ़ायदा होगा, और आपको कारण जो है वो राइटिंग में लिख करके देना पड़ेगा। सेक्शन 155 क्या बोलता है? ये आखिरी अमेंडमेंट है अपना जो रेलिवेंट है। इफ असेसी हैज डिक्लेयर्ड सम इनकम ऑन अक्रूवल बेसिस इन ईयर 1 एंड पेड द टैक्स ऑन द सेम, एंड इफ सब्सिक्वेंटली ईयर से, लेट से मान लीजिए 3rd ईयर में, TDS on such income is deducted and deposited, then assessee can apply for rectification of the assessment order of year 1 so that he can claim the credit of such TDS in year 1 and get the refund of tax paid in year 1. Such rectification application should be made within 2 years from the end of the year in which such TDS deposited. इसका मतलब क्या है? सपोज करो कोई 100 रुपए की इनकम थी, ये ड्यू हो गई, ठीक है, ईयर 1 में, इसके ऊपर एसएससी ने टैक्स पे कर दिया अपने रिटर्न के अंदर दिखा करके, ड्यू बेसिस पे इनकम को ले लिया। बट हुआ क्या, लेटर ऑन 3rd ईयर के अंदर इसी इनकम पर जब पेमेंट हो रहा था, उसको एक्चुअल में रिसीव्ड हो रही थी, उस टाइम पर इस पर टीडीएस डिडक्ट हो गया। तो एक्चुअल में आप देखोगे तो डबल टैक्स लग गया ना। एक बार तो एसएससी ने खुद की तरफ से इनकम दिखा के टैक्स दे दिया, और ऊपर से जब पेमेंट करने वाला था उसने भी टीडीएस काट लिया। तो यहाँ पर एसएससी क्या कर सकता है, रेक्टिफिकेशन के लिए जा सकता है कि भाई अप्लाई कर सकता है कि मेरा रेक्टिफिकेशन करो असेसमेंट ऑर्डर का, ऑर्डर ऑफ ईयर 1, सो दैट ही कैन क्लेम द क्रेडिट ऑफ सच TDS इन ईयर 1 एंड गेट द रिफंड ऑफ टैक्स पेड। जो भी अगर वो अपील करेगा, अप्लाई करेगा, तो ये जो भी टैक्स इसने पे करा था इसको क्या मिल जाएगा, रिफंड। तो कोई भी बात है, इधर से ले लो या इधर से ले लो, इसको रिफंड मिल जाएगा। लेकिन ये रिफंड के लिए आपकी एप्लीकेशन कितने टाइम में लगानी होगी? 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच सच TDS इज डिपॉजिटेड। ये 3rd ईयर है ना, ये जहाँ भी एंड हो रहा है यहाँ से 2 साल और मिले, और ऑब्वियसली टाइम लिमिट तो यहीं से गिनेंगे ना, यहीं तो पता चलेगा कि उसको मेरा TDS कट गया है। तो जिस भी साल में उसका TDS कटा है उसको तो एंड कर दो, उसको काउंट ही मत करो, 2 साल और मिलेंगे, अप्लाई कर दो, और आपने ये जो भी टैक्स आपने डिपॉजिट कराया था उसका आप रिफंड ले सकते हैं। तो एक तरफ तो रिफंड दे रहे हैं क्योंकि डबल टैक्स लग गया, एक तरफ आपका पैसा विथहोल्ड करके रख रहे हैं। मान लो रिफंड बन रहा है और डिमांड भी बन सकती है तो विथहोल्ड करके रख सकते हैं, लेकिन रीज़न इनको राइटिंग में बताना पड़ेगा। तो ये थे सारे अमेंडमेंट, छोटे छोटे अमेंडमेंट है। अमेंडमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन आप एमसीक्यू में एक्सपेक्ट करिएगा, एमसीक्यू पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालेंगे। इसके अलावा जो है कुछ ट्रस्ट के जो पॉइंट्स है वो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे भी इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा 2 पार्ट और अमेंडमेंट के आगे 2 पार्ट जो है वो कॉमन है इंटर फाइनल के लिए, और ये वाला पार्ट एक्सक्लूसिवली फॉर CMA फाइनल होने वाला है। तो होपफुली सारे के सारे अमेंडमेंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं ट्राई करूंगा कि आपके जितने भी डाउट्स हैं उनका आंसर दूं। और अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से ले सकते हो। क्लासेस के लिए एनरोल कराना है, डिस्क्रिप्शन में प्रोडक्ट्स का लिंक दिख रहा होगा, वहाँ से डायरेक्टली जाकर के भी आप एनरोल करा सकते हो। और ये मैं आपको श्योर कर दूं कि एक्सक्लूसिव CMA फाइनल की क्लासेस है, इसमें कोई CA वगैरह की मिक्सचर नहीं है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस चक्कर में जाकर के फंस जाते हैं,
तो उस चक्कर में एटलीस्ट ना फंसे। आपको स्टडी मैट के क्वेश्चन सॉल्व करना है, या जहाँ पर भी कुछ अजम्पशन डिफर करती है वो भी आपको ध्यान में रखना जरूरी। इसके अलावा सीएमए फाइनल डायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट मैराथन आ चुकी है, मैराथन आ चुकी है। अमेंडमेंट तो ऑब्वियसली आप देख रहे हैं, तो मैराथन भी देख लीजिए अगर आपने वो कवर नहीं करी है तो अभी रिसेंट वीडियोस में ही अपलोड हुई है, वो भी जा करके जरूर से देख लीजिएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।